कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो अवेकनिंग के आने से पूरी तरह बदल चुकी थी। एक सुनसान बर्फीली जगह पर कुछ पावरफुल लोग इकट्ठा हुए। उन सब का फोकस था डेथ डेन, एक टॉप टियर एस रैंक डंजन जो एक बहुत पुराने एंटिटी का घर था। ये डंजन जो प्लेनेट एज्योर पर सबसे पहले अपीयर हुआ था, उसे दशकों से कोई जीत नहीं पाया था। इसका एंट्रेंस उन गिनत मास्टर्स के कंकालों से भरा पड़ा था जो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन आज का दिन अलग था। सूमिंग नाम के एक वॉरियर ने डेथ डेन को अकेले ही चैलेंज किया था। एक तगड़ी लड़ाई के बाद वो जीत कर बाहर निकला। उसने डंजन के गॉड टियर मॉन्स्टर को मार गिराया था। मगर एग्जिट पर थकान से चूर उसका स्वागत तारीफों से नहीं हुआ, बल्कि उस पे उन आदमियों ने हमला कर दिया जो कभी उसके साथी हुआ करते थे। उन्होंने उसे घेर लिया और उनके इरादे दुश्मनों वाले थे। एक ने मजाक उड़ाते हुए सूमिंग से कहा कि वो रेजिस्ट करना बंद करे और वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दे जो उसने अभी अभी हासिल किया था। दूसरे ने डिक्लेयर किया कि उसकी किस्मत सील हो चुकी है और कटाक्ष में उसे हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी बुलाते हुए प्रॉमिस किया कि अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसे चैन की मौत देंगे। सूमिंग, जिसका शरीर एनर्जी से क्रैकल कर रहा था, उनका प्लान समझ गया। उसे एहसास हुआ कि वो लोग उसके डंजन क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उस पावरफुल आर्टिफैक्ट को चुरा सके। उसने सोचा, क्या ये उनका शुरू से ही प्लान था? उन गद्दारों के बीच से ज़ांग टैंग नाम का एक ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी आगे बढ़ा, अपनी तलवार निकालते हुए जिसमें से ब्लू लाइटनिंग निकल रही थी। उसने ऑफिशियली अपने पुराने दोस्त का सामना किया, उस डिवाइन आर्टिफैक्ट की मांग करते हुए। उसने उनकी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए ऑफर किया कि वो बदले में सूमिंग की जान बख्श देगा। मुस्कुराते हुए ज़ांग टैंग ने कहा कि वो सूमिंग की बची खुची पावर को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। अपनी दहकती हुई लाल तलवार पकड़े सूमिंग को अपने अंधेपन पर अफसोस हुआ। उसने इन आदमियों को बचपन से भाइयों की तरह माना था, सालों तक उनके साथ मिलकर लड़ा और कभी उनके जहरीले नेचर पर शक नहीं किया। धोखे की कड़वाहट से भरा हुआ उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप नहीं हारेगा। उसने अपना हथियार उठाया और उस डिवाइन आर्टिफैक्ट से रेड और पर्पल एनर्जी का एक बड़ा इरप्शन अनलीश कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अकड़ के खड़े होते हुए सूमिंग ने अपने पुराने साथियों को चैलेंज किया, अगर तुम लोगों को ये रिंग ऑफ डाउ डिफायंस चाहिए तो आओ और इसे लेने की कोशिश करो, लेकिन मुझे शक है कि तुम में से कोई इतना स्ट्रांग है भी। उस जबरदस्त एनर्जी ने उसके पुराने साथियों को स्टन कर दिया। ज़ांग टैंग के आदमियों में से एक इम्पेशेंट हो गया और ग्रुप से कहने लगा कि सूमिंग को जल्दी से मार दो। ज़ांग टैंग ने सबको शांत रहने की सलाह दी और वार्न किया कि जब तक सूमिंग के पास वो आर्टिफैक्ट है, लापरवाही न करें। जैसे ही ये स्टैंड ऑफ जारी रहा, आसमान से एक नया फिगर नीचे उतरा जो सूमिंग का नाम पुकार रही थी। उसने हैरानी से ऊपर देखा जब शाओ मान नाम की एक पिंक हेड लड़की उसकी तरफ उड़ते हुए आई। उसने सूमिंग को जोर से गले लगाया और बताया कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और वो चिंता के कारण यहाँ आई है। सूमिंग ने उसे शांत कराया, कहते हुए कि सब ठीक है और उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो हैरान था कि उसके दुश्मनों ने उसे इतनी सटीकता से ट्रैक कैसे कर लिया। जब वो यही सोच रहा था, तभी ज़ांग टैंग ने एक जानकार मुस्कान दी। उसी पल सूमिंग को अपनी पीठ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। शाओ मान ने उसे छुरा घोंप दिया और धीरे से कहा कि उसी ने बताया था कि वो कहाँ है। सूमिंग शॉक में उसे घूरता रहा। जिस हाथ से शाओ मान ने खंजर पकड़ा था, उस पे एक रेड मैजिक सर्कल चमक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सब लोगों को छोड़कर उसने ऐसा क्यों किया। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ ज़ांग टैंग जीत में चिल्लाया, आखिरी कैटलिस्ट भी तैयार है। फिर उसने एक इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का आदेश दिया। फौरन सूमिंग के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा लाल निशान बन गया जिसने उसे फंसा लिया। उसके घाव से चमकती हुई लाल जंजीरें निकलीं जो उसके शरीर से लिपट गईं और उसकी एनर्जी को दबाने लगीं। उसने उस कर्स मार्क को पहचान लिया। वो रिन शाओ मान का था। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत लंबे समय से उसके साथ धोखा करने की साजिश कर रही थी। ज़ियांग टांग चलकर ज़ियाओ मैन के पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने मजाक उड़ाते हुए समझाया कि ये इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन खास उसके लिए ही तैयार किया गया था और ये उसे अपनी पावर चैनल करने से रोक देगा। ज़ियाओ मैन ने बेरहमी से कहा कि वो हमेशा से सिर्फ ज़ांग टांग के साथ थी। उसने ठंडे से सूमिंग को बताया कि उसका मकसद सिर्फ एक हथियार बनना था। उसके दुर्लभ 9 स्टार टैलेंट की वजह से उन्हें उसकी जरूरत थी ताकि वो उनके लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल कर सके। पूरी तरह टूटा और धोखा खाया हुआ सूमिंग अपने घुटनों पर गिर पड़ा, गुस्से और दर्द में चिल्लाते हुए। सूमिंग को बंधा हुआ और पावरलेस देखकर ज़ांग टांग ने अपने आदमियों को उसे मारने और आर्टिफैक्ट छीन लेने का ऑर्डर दिया। वो हथियार चमकाते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे, जमीन फट गई। एक विशाल स्केलेटल हाथ बाहर निकला और उसके पीछे स्केलेटल वॉरियर्स की एक लहर आई जिसने हमला करने वालों को रोक लिया और सूमिंग को बचा लिया। सूमिंग ने शौक में देखा, सोचते हुए कि उसकी मदद करने कौन आया है। बचाने वाली एक लड़की थी जिसके हल्के पर्पल बाल थे और उसने एक हुडेड क्लोक पहना हुआ था। सूमिंग ने उसे पहचान लिया। वो जी याओ थी,
एक नेक्रोमेंसर। वो सू मिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी, हाथ में एक पावरफुल स्टाफ लिए हुए। उसने सू मिंग से हिम्मत न हारने को कहा। वो ठान कर आई थी कि वो इन विलन्स को वो आर्टिफैक्ट हासिल नहीं करने देगी। जियांग टैंग ने उसका मजाक उड़ाया। लो, एक और मरने के लिए आ गई। उसने कहा कि उसके पास दर्जनों मास्टर्स हैं, अब तो ग्रेट एम्परर सू मिंग को नहीं बचा सकता। उसके आदमी जी याओ के अनडेड समन से भिड़ गए। जियांग टांग गुस्से से तिल मिलाते हुए सीधा जी याओ पर हमला करने दौड़ा। जो भी मेरे रास्ते में आया वो मरेगा। जब जी याओ लड़ रही थी, जियांग टांग के एक आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अपना फ्लैंक देखो, लेकिन ये एक छलावा था। ये वार्निंग एक डिस्ट्रैक्शन थी और वो शॉक में पलटी। ठीक तभी जियांग टांग उसके करीब आ गया। उसने अपना बिजली से लिपटा हथियार उस पर घुमा दिया। क्लासमेट, मेरे इस हमले का बुरा मत मानना। सू मिंग अभी भी फंसा हुआ सिर्फ दहशत में देख सकता था और उसका नाम चिल्ला रहा था। जी आओ के घायल होते ही जियांग टांग को अपना मौका दिख गया। उसने सू मिंग से कहा, दूसरों के लिए तुम्हारी चिंता बेकार है, अब मरने की बारी तुम्हारी है। फिर उसने अपना चमकता हुआ नीला ब्लेड सू मिंग के सीने में घोंप दिया। उसके ऊपर झुकते हुए जियांग टांग ने एक आखिरी बेरहम विकल्प दिया, आर्टिफैक्ट दे दो और हो सकता है मैं तुम्हारी ये तरस खाने लायक जिंदगी बख्श दूं। लेकिन सू मिंग के पास विरोध का एक आखिरी तरीका था। उन मैजिकल चेन्स को पकड़ते हुए खून से लथपथ उसने अपने गद्दारों को सख्त नफरत से देखा। उसने उन्हें एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स कहा और तभी उसके अंदर एक भयानक लाल और काली एनर्जी बनने लगी। अपनी आखिरी हताश कोशिश में सू मिंग ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी को जारी कर दिया, गॉड टियर टेक्निक, अनाहिलेशन बर्स्ट। एक तबाहकुन धमाका हुआ जिसने जियांग टैंग और रैन श्याओमैन को घबराहट में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धमाके के बाद बैटलफील्ड पर शांति थी। सू मिंग, जो मरने की हालत में था, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से जी याओ का नाम लेते हुए। वो रेंगता हुआ उसके पास गया और उसके घायल शरीर को अपनी गोद में उठा लिया, पछतावे से भरा हुआ। उसने पूछा कि वो उसके लिए क्यों आई थी, जबकि सू मिंग ने उसे इतनी बार निराश किया था। जी याओ ने एक हल्की शांत मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुआ और कहा, अगर ये हमारा अंत है तो हमें साथ मरना चाहिए। जैसे जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, सू मिंग ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसकी तलवार मटीरियलाइज हुई और उसके सामने जमीन में गड़ गई। ये उसके दुश्मनों के खिलाफ एक ऐलान था। जी याओ की बॉडी को सीने से लगाए सू मिंग द गॉड स्लेयर ने गहरी कसम खाई। उसने ऐलान किया कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो रैन श्याओमैन और जियांग टैंग को ढूंढ निकालेगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके गद्दार दूर से देख रहे थे, कंफ्यूज होकर। फिर जियांग टैंग के चेहरे पर शॉक के भाव आए। वो सू मिंग का डेस्परेट प्लान समझ गया। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ मौत के मुंह में ले जा रहा था, उसे डेथ डेन की गहरी खाई में खींच रहा था ताकि वो उन्हें कभी न मिल सके। अपनी आखिरी कसम लेने के बाद सू मिंग ने उनसे कहा, अगर तुम्हें ये डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो आओ और ले लो। फिर वो ज़हायाओं को पकड़कर चट्टान से कूद गया और नीचे उस क्योटिक एनर्जी में जा गिरा। उसके हाथ में द रिंग ऑफ डाओ डिफाइंस एक तेज आंखें खपा देने वाली सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। सारी दुनिया सफेदी में घुल गई। सू मिंग का हाथ ढीला पड़ गया, जैसे उसकी जान निकल गई हो। लेकिन तभी उसकी कॉन्शियसनेस वापस लौट आई। उसने खुद को एक अबिस में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आसमान और एक जानी पहचानी स्कूल बिल्डिंग को देखते हुए पाया। हैरान परेशान उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया जब उसने एक माइक्रोफोन पर आवाज सुनी। एक अनाउंसर जू जैंग फर्स्ट एकेडमी में 127th अवेकनिंग सेरेमनी के रिजल्ट्स घोषित कर रहा था। वोंग चियांग नाम के एक स्टूडेंट ने सफलता से अवेकन कर लिया है, लेकिन उसकी नई क्लास है एन्चांटर, जो एक नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल क्लास है। सू मिंग, जो अब एक यंग स्टूडेंट बन चुका था, टीनेजर्स की भीड़ में खड़ा था। उसने दूसरों को बात करते हुए सुना कि लगता है इस साल स्कूल की किस्मत खराब है। अवेकनिंग सेरेमनी शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। उसे एक जानी पहचानी फीलिंग हुई जब उसे जबरदस्त शौक के साथ एहसास हुआ कि वो टाइम में पीछे आ गया है। वो फिर से 18 साल का हो गया था, अपने खुद के अवेकनिंग सेरेमनी के दिन। जैसे ही सू मिंग स्टूडेंट्स के बीच खड़ा हुआ, उस दिन की यादें उसे बिल्कुल साफ साफ वापस याद आ गईं। उसने वोंग चैंग को पहचान लिया, जिसे उसे याद था कि लोग फैटी बुलाते थे। उसे याद आया कि वोंग चैंग उसकी पिछली जिंदगी में भी एक एन्चांटर बना था, जिससे कंफर्म हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। अपनी मेमोरी को और टेस्ट करने के लिए उसने लाइन में आगे लगे स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। उसे याद था कि ली सॉन्ग यांग एक 2 स्टार वॉरियर बनेगा, चेन यू का अवेकनिंग फेल हो जाएगा और सॉन्ग ली एक बैटल मेज बनेगी। सारी घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा उसने याद किया था। ली सॉन्ग यांग ने एक वॉरियर के रूप में अपने सक्सेसफुल अवेकनिंग का जश्न मनाया। उसके बाद चेन यू आया, जो अवेकनिंग फेल होने के बाद निराशा में रो पड़ा, और फिर सॉन्ग ली आई, जो एक बैटल मेज बनी।
हर घटना के उसकी मेमोरी से मैच होने पर सू मिंग के मन में जो भी शक था वो मिट गया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ गई जब उसने पूरी तरह मान लिया कि उसका सच में पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन जल्दी ही जबरदस्त गुस्से में बदल गए जब उसके दिमाग में जैंग टांग और रेन श्याओमान से मिले धोखे की दर्दनाक याद ताज़ा हो गई। उसे लगा कि यह दूसरा मौका जरूर हेवन का तोहफा है जो उसे अपना पास्ट बदलने और अपने पछतावों का बदला लेने की ताकत दे रहा है। उसके विचार भीड़ की एक हैरानी भरी आवाज से टूटा। स्टेज पर जैंग टैंग का एक यंगर वर्जन अवेकन कर रहा था और वो एक इनक्रेडिबल पर्पल ऑरा से घिरा हुआ था। अनाउंसर ने जोश से ऐलान किया कि जैंग डाइंग ने एक रेयर हिडन कॉम्बैट क्लास डीमन पपेट वॉरियर को अवेकन किया है जिसके साथ एक पावरफुल 8 स्टार इनेट एट्रीब्यूट भी है। स्टूडेंट्स जोश से भर गए। वो कमेंट कर रहे थे कि प्रेस्टिजियस जैंग फैमिली के यंग मास्टर से इतने पावरफुल अवेकनिंग की ही उम्मीद थी। ये सुनकर सू मिंग अपने होने वाले दुश्मन को सिर्फ ठंडी जला देने वाली नफरत से घूर सका। जब अनाउंसर स्कूल के नए जीनियस का जश्न मना रहा था, सू मिंग को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ा और एक यंग हेल्दी जिया याओ को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर शॉक हो गया। उसने बताया कि वो उसे ढूंढ रही थी। उसका हैरान चेहरा देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। सू मिंग जो भावुक हो गया था, उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा कि वो बस उसे पहले से बधाई देना चाहता है। इससे जिया याओ कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा कि वो उसे किस चीज के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा है। उसकी बाहों में दम तोड़ती जिया याओ की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसके चेहरे पर एक सच्ची हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कुछ नहीं और कहा कि वो जल्दी ही समझ जाएगी। सच्चे सुकून से भरकर उसने कहा तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनाउंसर ने अगले स्टूडेंट जिया याओ को बुलाया। वो चौंक कर स्टेज की तरफ चली गई। उसने अपना हाथ सेलेस्टियल स्टीली पर रखा। ये एक बहुत बड़ा एंशिएंट आर्टिफैक्ट था जिसमें से ब्लू एनर्जी निकल रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पत्थर से पावर का एक बहुत बड़ा झोंका निकला और उसने जियाओ को घेर लिया। अनाउंसर की शौक से भरी आवाज ने ऐलान किया कि जियाओ ने एक हिडन कॉम्बैट क्लास नेक्रोमांसर को अवेकन किया है, एक पावरफुल 7 स्टार एट्रीब्यूट के साथ। दूसरे स्टूडेंट्स दंग रह गए, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सू मिंग शांति से, जैसे सब जानता हूं, मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था और अब उसकी बारी थी। अनाउंसर ने सू मिंग को बुलाया। जब वो स्टेज की तरफ बढ़ा, जियाओ ने उसे लक विश किया। दूसरे स्टूडेंट्स इतने आशावादी नहीं थे। वो फुसफुसा रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है कि तीसरा हिडन क्लास अपीयर हो, खासकर सू मिंग जैसे एक ऑर्फन के लिए। सीन शिफ्ट। ये प्लैनेट अजोर है, ड्रैगन नेशन के अंदर, एक ऐसी दुनिया जिस पर पावरफुल अवेकेंड का राज है। दशकों पहले अवेकनिंग की शुरुआत हुई थी। तब से हर इंसान 18 साल का होने पर एक सेरेमनी में हिस्सा लेता है ताकि वो अवेकेंड बन सके। इन लोगों के पास रियलिटी को मोड़ने और बहुत दौलत हासिल करने की पावर होती है, लेकिन इस पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अवेकेंड लोगों को लगातार अनंत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ता है और भयानक मॉन्स्टर फिल्ड डंजन्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे ही वो सेलेस्टियल स्टीली की तरफ बढ़ा, सू मिंग ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा। उसे याद आया कि एक ऑर्फन होने के नाते वो स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप्स पर निर्भर था। अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमनी के दिन उसे हेवन का आशीर्वाद मिला था। एक शानदार दृश्य उतरा था और उसने एक इनक्रेडिबली रेयर 9 स्टार इनेट एट्रीब्यूट के साथ एक लेजेंडरी क्लास को अवेकन किया था जिसे गॉड स्लेयर कहते हैं। अब अपनी दूसरी जिंदगी में स्टेज पर खड़े उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया था। उसने अवेकनिंग आर्टिफैक्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कसम खाते हुए कि आज मैं सबको मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे एक नई नज़र से देखें। जैसे ही उसने ऐसा किया, पर्पल और पिंक एनर्जी का एक बड़ा सा तूफान उठा जिसने आसमान में एक अद्भुत नज़ारा बना दिया। अनाउंसर को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या ये जबरदस्त ऊर्जा एक 9 स्टार एट्रीब्यूट या उससे भी ऊपर के जीनियस के जन्म का संकेत हो सकता है। जिया और दूसरे स्टूडेंट्स भी उतने ही दंग थे। सू मिंग ने हाथ बढ़ाया, अपने ओरिजिनल अवेकनिंग के रून्स की जानी पहचानी लहर को महसूस करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ निशान उभरा और उसमें से वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसके साथ वो मरा था, द रिंग ऑफ डाओ डिफाइंस, प्रकट हो गया। वो पूरी तरह से शॉक में था। उसे एहसास हुआ कि ये रिंग भी उसके साथ टाइम में पीछे आ गई थी। इससे पहले कि वो ये सब समझ पाता, एक और अनएक्सपेक्टेड घटना हुई। एक अजीब सी सेंसेशन उसके शरीर में फैल गई और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। एक होलोग्राफिक स्क्रीन और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने ऐलान किया,
अल्टीमेट गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सफलता से जुड़ रहा है। फिर उसने अनाउंस किया कि सिस्टम ने उसे एक बिल्कुल नई क्लास असाइन की है और उसका अवेकनिंग सक्सेसफुल रहा है। लेकिन उसकी पुरानी क्लास के बजाय उसे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर मिला था, एक मिथिक क्लास जिसका नाम था द स्वॉर्ड गॉड। सुमिंग सिर्फ पूरी हैरानी में घूर रहा था, मिथिक क्लास के एग्जिस्टेंस और उस पावरफुल टाइटल पर सवाल उठा रहा था जो भी उसे मिला था। सुमिंग के अवेकनिंग से निकली इमेंस रेड एनर्जी ने सबको स्पीचलेस कर दिया था। अनाउंसर जो शॉक में था, सोचने लगा कि आखिर ये कैसी क्लास है जो ऐसा दृश्य पैदा कर सकती है। भीड़ में स्टूडेंट्स बहस कर रहे थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक ने चिंता जाहिर की कि अगर ये नॉन कॉम्बैट क्लास हुई तो सुमिंग बर्बाद हो जाएगा। रैंग टैंग ने इस बात को खारिज कर दिया, इतने पावरफुल विजन के साथ ये कोई लाइफस्टाइल क्लास नहीं हो सकती। फिर भी जैसे ही वो देख रहा था, सुमिंग की एनर्जी के जबरदस्त दबाव से उसके माथे पर पसीना आ गया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सुमिंग उस एनर्जी के तूफान में शांति से खड़ा था, अपने सामने गोल्डन पैनल से मिली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था। उसने कंफर्म किया कि उसकी अवेकन क्लास द स्वॉर्ड गॉड है, जो उसकी पिछली जिंदगी के गॉड स्लेयर से अलग थी। उसने सिस्टम इंटरफेस को छुआ, जिसने एक आइडेंटिफिकेशन स्कैन पूरा किया और सुमिंग के रूप में उसकी पहचान कंफर्म की। फिर उस पर उसका नया स्टेटस दिखाई दिया। उसकी क्लास द स्वॉर्ड गॉड थी और उसके पास एक गोल्डन टैलेंट था जिसका नाम था यूनिवर्सल असेंशन, जो उसे किसी भी चीज को बेहतर बनाने या इवॉल्व करने की एबिलिटी देता था। सुमिंग दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये गोल्डन टैलेंट उसके पिछले लेजेंडरी 9 स्टार क्लास से भी एक रैंक ऊपर था। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई जब वो समझ गया कि उसकी नई पावर गॉड्स क्लास से भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए। अपनी नई एबिलिटीज देखने के लिए उत्सुक, उसने स्किल इंटरफेस खोला। उसका एक्साइटमेंट शॉक में बदल गया। स्किल स्क्रीन पर 0 प्रोग्रेस और एक सिंगल मैसेज दिख रहा था, नो एबिलिटीज हैव बीन अवेकन्ड। सुमिंग गुस्से से भभक उठा। उसने होलोग्राफिक पैडल को पकड़ा, मन ही मन चिल्ला रहा था कि एक गोल्डन रैंक टैलेंट बिना एक भी स्किल के कैसे आ सकता है। जब सुमिंग इसी में व्यस्त था, भीड़ बेचैन हो रही थी, देरी से कंफ्यूज होकर। आखिरकार अनाउंसर ने पुकारा, क्या तुम्हारा अवेकनिंग पूरा हो गया है? सुमिंग ने गुस्से में उस स्किललेस इंटरफेस को घूरा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कागजों में गॉड टियर क्लास को अवेकन करने के बाद उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं थी। उसने सोचा, क्या सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है? अचानक पैनल पर एक नया मैसेज आया, हमें आपका फीडबैक मिल गया है और हम गाइडेंस फिर से शुरू कर रहे हैं। एक नए प्रॉम्प्ट ने उसका ध्यान उसके सामने हवा में तैरती हुई रिंग ऑफ डाउ डिफाइंस की तरफ खींचा। कंफ्यूज होकर उसने रिंग को देखा जो ग्लो करने लगी थी। सिस्टम ने तब अनाउंस किया कि उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट को सफलता से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे ही रिंग आइडेंटिफाई हुई, सिस्टम पैनल तेजी से चमका और सुमिंग की जगह से गोल्डन लाइट का एक बड़ा पिलर निकला जो आसमान में चला गया। एक पावरफुल शॉक वेव बाहर की तरफ फैला, जिसने अनाउंसर, जो एकेडमी का प्रिंसिपल भी था, को खुद को संभालने के लिए मजबूर कर दिया। सेलेस्टियल स्टीली के बहुत ऊपर एक बड़ा चमकता हुआ रंग बिरंगा तारा मटेरियलाइज हुआ, जिसके बीच में 10 नंबर लिखा हुआ था। प्रिंसिपल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो विश्वास न करते हुए हकलाया। उसने 10 स्टार इननेट एट्रीब्यूट के सिंबल को पहचान लिया था। उसकी आवाज माइक्रोफोन से गूंज उठी। सुमिंग ने 10 स्टार हिडन क्लास स्वॉर्ड मास्टर को अवेकन किया है। भीड़ में हंगामा मच गया। लोग 10 स्टार एट्रीब्यूट के हेवन को चुनौती देने वाले टैलेंट के बारे में चिल्ला रहे थे। ये एक लेवल था जो नेशन के टॉप स्कोरर्स के लिए रिजर्व था। जांग टांग सन्नाटे में घूरता रहा, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट ने कमेंट किया, मुझे लगा था जांग टांग का 8 स्टार अवेकनिंग गजब था, लेकिन सुमिंग ने अभी मैक्स्ड आउट 10 स्टार एट्रीब्यूट दिखा दिया। प्रिंसिपल ने, जो खुशी से झूम रहा था, डिक्लेयर किया कि ये एकेडमी के लिए एक बैनर ईयर था। ना सिर्फ उनके पास मल्टीपल हिडन क्लासेस थीं, बल्कि अब एक हेवंस का चुना हुआ भी था 10 स्टार इननेट एट्रीब्यूट के साथ। उन्होंने माना कि स्वॉर्ड मास्टर क्लास टॉप टियर नहीं थी, लेकिन 10 स्टार इननेट टैलेंट के साथ सुमिंग का फ्यूचर पोटेंशियल लिमिटलेस होगा। एज अ रिवॉर्ड, प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि वो पर्सनली सुमिंग को कल्टीवेशन एडिंग आइटम्स का एक फुल सेट गिफ्ट करेंगे। लेकिन हर कोई आशावादी नहीं था। निराशा की खुसफुस फैलने लगी। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे टैलेंट का वेस्ट कहा और समझाया कि स्वॉर्ड मास्टर एक बॉटम टियर क्लास है। उन्होंने डिटेल में बताया कि ये एक मामूली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्लास है, जिसे रेंज्ड और क्लोज कॉम्बैट दोनों में ट्रेन करना पड़ता है। फिजिकल और मैजिकल अटैक्स के बीच फोकस बढ़ जाता है, जो इसे एक टेक्स्ट बुक अंडर पावर्ड क्लास बनाता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसकी किस्मत पर हंस रहे थे। 10 स्टार टैलेंट को ऐसी लेम क्लास के साथ मिलने के निराशाजनक परिणाम का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, सजेस्ट किया कि बहुत हार्ड वर्क से एक स्वॉर्ड मास्टर एक रिलायबल डैमेज डीलर बन सकता है और सुमिंग के टैलेंट के साथ वो ये जरूर कर लेगा। लेकिन निराशावादियों ने उन्हें चुप करा दिया, आर्ग्यू करते हुए कि क्लास को सेम रिजल्ट्स के लिए दुगनी मेहनत करनी होती है और अगर उसने बिगिनर डंजन क्लियर कर लिया तो वो लकी होगा। स्टेज पर सुमिंग ने उनके अपमान भरे शब्द सुन लिए।
उसने अपना सर थोड़ा घुमाया, उसकी आंखों में परछाई थी। वो सोच रहा था कि कैसे ये सब लोग उसकी स्वॉर्ड मास्टर क्लास को वर्थलेस समझ रहे हैं। जब भीड़ फुसफुसा रही थी, जी याओ दौड़कर सुमिंग के पास आई। एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सुमिंग ने भी उसे बधाई दी। फिर जी याओ ने उसे हिम्मत दी कि दूसरों की बकवास को इग्नोर करो, क्योंकि 10 स्टार टैलेंट अवेकन करना इनक्रेडिबल है। उसने माना कि स्वॉर्ड मास्टर क्लास शुरू में वीक हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे टैलेंट के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुमिंग ने उसे एक अपनेपन भरी मुस्कान दी और उससे थैंक यू कहा, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो उनके कमेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। फिर उसने रहस्यमय ढंग से कहा कि उनका कम समझना ही तो वो चाहता है, जिससे जी याओ कंफ्यूज हो गई। उनकी बातचीत तब रुकी जब अनाउंसर ने अगले स्टूडेंट को बुलाया। भीड़ ने चीयर किया जब रेन शाओमान, स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल, आगे बढ़ी। जैंग टैंग को उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए देखा गया। जी याओ ने उसकी पॉपुलैरिटी पर कमेंट किया, लेकिन सुमिंग चुप रहा। देखने के बजाय सुमिंग मुड़ा और वहां से जाने लगा। जी याओ ने कंफ्यूज होकर उसे पुकारा, याद दिलाते हुए कि सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई है। सुमिंग ने बिना पीछे मुड़े ठंडे से जवाब दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही वो वहां से चला गया, उसकी पिछली जिंदगी की दर्दनाक यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसे याद आया कि कैसे रेन शाओमान ने उसे यूज किया और फिर बिना किसी झिझक के उसे धोखा देकर मार डाला। उसे अपनी वो कसम याद आई जो उसने मरते वक्त ली थी, और इस नई जिंदगी में बदला लेने का उसका इरादा और पुख्ता हो गया। बाद में सुमिंग शहर से गुजर रहा था। उसने देखा कि दुनिया उसकी यादों से कुछ अलग नहीं लग रही, लेकिन वो जानता था कि कुछ चीजें अलग थीं। अपनी नई क्लास के अलावा उसने अपना सिस्टम चेक किया और टोटल कंसीलमेंट नाम का एक स्किल देखा। ये लेजेंडरी स्किल उसे अपने इक्विपमेंट, क्लास और दूसरे स्किल्स की इंफॉर्मेशन को हाइड या बदलने की परमिशन देता था। उसने पहचान लिया कि ये उन 4 स्किल्स में से एक था जो वो अपनी पिछली जिंदगी से वापस लाया था। इस एहसास से उसे एक और चीज याद आई, चमकता हुआ रिंग ऑफ डाउ डिफाइंस। उसने शौक में अपने हाथों को देखा, आखिरकार समझ गया कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट सच में टाइम में उसके पीछे पीछे आ गया था। सुमिंग रिंग के बारे में सोच ही रहा था कि सिस्टम पैनल फिर से जल उठा। उसने अनाउंस किया, लोडिंग द डिवाइन आर्टिफैक्ट। जैसे ही रिंग सिस्टम से जुड़ गई, एक नया मैसेज आया। सुमिंग को उसकी पुरानी गॉड क्लास के स्किल्स का एक हिस्सा विरासत में मिला हुआ था। उसने शौक में देखा, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी नई क्लास तो स्वॉर्ड गॉड है, फिर पिछली जिंदगी की क्लास के स्किल्स कैसे मिल सकते हैं? एक डिटेल्ड स्टेटस स्क्रीन मटेरियलाइज हुआ जिसमें उसका नाम, सुमिंग, लेवल 1 और बैलेंस्ड बेस स्टैट्स दिख रहे थे। उसकी क्लास कंफर्म हो गई थी, मिथिक वर्ल्ड यूनिक स्वॉर्ड गॉड, और उसका टैलेंट था यूनिवर्सल असेंशन। स्किल्स सेक्शन में अब 4 एबिलिटीज दिख रही थी, गॉड स्लेयर्स ब्लेड, टोटल कंसीलमेंट, शैडो स्टेप और इनसाइटफुल आई। इस नई इंफॉर्मेशन के साथ सुमिंग ने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने एक पुरानी कहावत सोची, आदमी बेगुनाह होता है लेकिन खजाना पास रखना उसे टारगेट बना देता है। दूसरों के हाथों यूज होने से बचने के लिए, और क्योंकि वो अभी स्ट्रांग नहीं था, वो जानता था कि उसे केयरफुल रहना होगा। अपने 10 स्टार टैलेंट को छिपाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी असली मिथिक क्लास द स्वॉर्ड गॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को छिपा कर रखेगा। उसने कसम खाई कि वो इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाएगा और अपने पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा। उसे पिछले एक्सपीरियंस से पता था कि बिगनर डंजन चैलेंज अवेकनिंग सेरेमनी के दूसरे दिन आएगा। अपने नॉलेज और स्किल्स के साथ सुमिंग कॉन्फिडेंट था कि बिगनर डंजन उसके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। उसका गोल था सबसे तेजी से लेवल अप करना और बेहतर सामान हासिल करना। ऐसा करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो शुरू में ही डंजन के सबसे हार्डेस्ट बॉस को चैलेंज करेगा, लेकिन पहले उसे एक डिसेंट वेपन की जरूरत थी। इसी बीच पैलेस नाम के एक टॉल स्काईस्क्रेपर के लग्जरियस रूम में एक अलग ही सीन चल रहा था। जैंग टैंग और रेन शाओमान साथ थे। रेन शाओमान ने जैंग टैंग को छेड़ते हुए कहा कि वो उसे सेरेमनी के फौरन बाद ऐसी जगह ले आया। जैंग टैंग चिड़चिड़ाते हुए बोला कि सेरेमनी का जिक्र मत करो। उसने कंप्लेन की कि सुमिंग ने सारी स्पॉटलाइट चुरा ली। रेन शाओमान लेकिन पहले से ही साजिश कर रही थी। उसने उससे कहा कि गुस्सा मत हो और समझाया कि भले ही सुमिंग सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन उसका अवेकनिंग एट्रीब्यूट बहुत ऊंचा है। उसने भरोसा दिलाया कि सुमिंग उनके लिए बाद में इस्तेमाल करने के लिए बहुत वैल्यू रखेगा। उत्सुक होकर जैंग टैंग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन शाओमान हल्का सा मुस्कुराई और उसे अपने फोन पर कुछ दिखाया। जैसे ही जैंग टैंग ने उसे देखा, उसका एक्सप्रेशन चिढ़ से हैरानी में बदल गया। रेन शाओमान ने अपना प्लान एक ठंडे हिसाबी अंदाज के साथ समझाया।
वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो सुमिंग के सामने थोड़ा सा चारा फेंकेगी तो वो उसे पकड़ लेगा, फिर बिल्कुल पहले की तरह वो उसे अपने खुद के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लान को फॉलो करते हुए सुमिंग एक मैसिव स्काईस्क्रीपर पर पहुंचा जहां एक वेपन्स मार्केट था। वो एलिवेटर से 12th फ्लोर पर गया जहां वेपन्स एम्पोरियम के एक एम्प्लॉय ने उसका स्वागत किया। अंदर जाते हुए उसने देखा कि वो जगह न्यूली अवेकन स्टूडेंट्स से भरी हुई थी जो नोविस डंजन ट्रायल के लिए प्रेपिंग कर रहे थे। उसने कुछ को पैसों की कमी का रोना रोते हुए सुना। उन्हें एक ढंग के हथियार के लिए डंजन्स में गुलामी करनी पड़ेगी। सुमिंग का ध्यान एक डिस्प्ले के पास जमा भीड़ पर गया। वो एक चमकती हुई नीली तलवार टायरेंस फ्रॉस्ट ब्लेड की तारीफ कर रहे थे। ये एक डायमंड रैंक वेपन था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे एक हाई लेवल ग्रेट स्वॉर्ड क्लास प्लेयर ने बनाया है। भीड़ उसकी पावर से चकित थी, जो कहा जाता है कि एक मॉन्स्टर का खून जमा सकती है, लेकिन वो उसकी 1 मिलियन एडवेंचर कॉइन्स की कीमत से भी डर रहे थे। जब वो अपनी हैरानी जाहिर कर रहे थे, सुमिंग मनी मन मुस्कुराया। उसे अपनी पिछली जिंदगी से याद था कि यह वेपन फेक था और इसे बेचने वाला मर्चेंट आगे चलकर अरेस्ट हो जाएगा। उसके विचार एक आवाज से टूटे। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि एक वेल ड्रेस्ड औरत जिसके बाल शॉर्ट ग्रे थे 2 बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी है। उसने पूछा, क्या तुम सुमिंग हो? और बदले में सुमिंग ने पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने खुद को जियांग लान के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जियांग ग्रुप की वाइस डायरेक्टर, और अपना बिजनेस कार्ड दिया। सुमिंग ने कार्ड लिया। मुझे नहीं लगता मैं आपको जानता हूं। जियांग लान ने उसके कमेंट को इग्नोर किया और इतनी जोर से कि बाकी लोग भी सुन सके अनाउंस किया कि जियांग ग्रुप की तरफ से वो सुमिंग के दिन भर के सारे एक्सपेंसेस कवर करेंगी। फिर उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा एक फेवर करोगे। जब सुमिंग ने पूछा, कैसा फेवर, तो उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वो उसे एक फोटो दिखाए। तस्वीर एक मुस्कुराती हुई लड़की की थी जिसकी आंखें छिपी हुई थी और वो सफेद फूलों से घिरी थी। जियांग लान ने समझाया कि ये लड़की उसकी छोटी बहन जियांग यंग क्विंग है, जो उसी के स्कूल में पढ़ती है और अभी अवेकन हुई है। उसने बताया कि वो उसके अवेकनिंग को पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और उसके 10 स्टार टैलेंट के बारे में जानती है। उसने रीजन दिया कि तुम्हारी पावर के साथ नोविस डंजन तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। उसने याद दिलाया कि उसमें सिर्फ न्यूली अवेकेंड ही एंटर कर सकते हैं। फिर अपनी मांग रखी। वो चाहती थी कि सुमिंग उसकी बहन के साथ टीम अप करे और उसे प्रोटेक्ट करे ताकि वो सेफली ट्रायल पूरा कर सके। एक पल बाद सुमिंग ने साफ मना कर दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, जियांग लैंड शॉक में रह गई। उसने उसके पीछे चिल्लाया कि अगर तुम मान जाते हो तो स्टोर में से कोई भी हथियार चुन लो, लेकिन उसके ऑफर का कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में वो मनी मन सोचने लगी कि एक कंगाल स्टूडेंट जिसकी अभी अभी किस्मत चमकी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। जैसे ही जियांग लैन गुस्से में जल भुन रही थी, सुमिंग रुक गया। एक शांत एक्सप्रेशन के साथ वो पीछे मुड़ा और कहा, अच्छा ऐसी बात है। फिर उसने स्टोर के सबसे महंगे वेपन की तरफ इशारा किया और डिक्लेयर किया, मैं टायरेंस फ्रॉस्ट ब्लेड लूंगा, वही नकली तलवार जिसकी कीमत 1 मिलियन एडवेंचर कॉइन्स थी। जांग लांग गुस्से से तिलमिला गई। उसे लगा कि सुमिंग जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने उस पर चीजों को मुश्किल बनाने का इल्जाम लगाया और सवाल किया कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके स्टेटस का कोई आदमी 1 मिलियन कॉइन्स के लायक है। सुमिंग ने बस उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे कोई भी वेपन चुनने का ऑफर दिया था। उसने कहा कि अगर वो अपनी बात पूरी नहीं करना चाहती तो डील कैंसिल है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने उसे एक एडवाइस दी, अपनी बहन को बता देना कि वो पूरी कोशिश से तैयारी करे, इशारा करते हुए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। हैरानी की बात थी, जांग लान का गुस्सा शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। उसे सुमिंग इंटरेस्टिंग लगा और उसने मन ही मन माना कि वो हद पार कर गई थी। वो मुड़ी और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। आसपास देखने वाले दंग रह गए। वो फुसफुसा रहे थे कि कैसे उस स्टूडेंट ने अभी अभी जेंगन ग्रुप के पावरफुल लोगों के साथ खेल कर दिया। जैसे ही वो लोग गए, सुमिंग का फोन बज हुआ। एक मैसेज आया था। उसने देखा कि ये रेन शाओमैन की तरफ से था। मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। उसने पूछा कि क्या तुम मुझे हमेशा से लाइक करते थे। क्लेम किया कि उसका दिल बदल गया है और उसे उस रात एकेडमिक बिल्डिंग की रूफ पर मिलने को कहा। सुमिंग ने ठंडे से सोचा कि भले ही वो गॉड स्लेयर अवेकन नहीं हुआ, लेकिन रेन शाओमैन की चालबाज तरीके नहीं बदले थे। अपने बदले की कसम को याद करते हुए उसने एक सिंपल मैसेज में रिप्लाई किया, ठीक है मिलते हैं। उससे निपटने के बाद सुमिंग ने अपना ध्यान वापस वेपन ढूंढने पर लगाया। वो एक शॉप असिस्टेंट के पास गया और उखड़े पहाड़ जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्ले के बारे में पूछा, जिन्हें स्वॉर्ड स्टोन्स कहते हैं। असिस्टेंट ने समझाया कि ये वेपन स्टोन्स हैं जिनसे सिल्वर रैंक वेपन मिलने का चांस होता है, लेकिन उसने सावधानी से वार्न किया कि ये सब संभाव्यता पर बेस्ड हैं और ज्यादातर स्टोन्स में लोएस्ट ग्रेड के वेपन्स ही निकलते हैं। उसकी हैरानी के बीच सुमिंग ने कहा कि उसे यही चाहिए।
उसने समझाया कि एक सिल्वर वेपन पर ढेर सारा पैसा खर्च करने से जो जल्दी ही बेकार हो जाएगा, ये बेहतर शर्त है कि एक सस्ते स्टोन से उसे जुआ करके हासिल किया जाए। लेकिन जैसे ही उसने स्टोन्स को देखा, उसने सोचा कि मेरे लिए ये असल में गैम्बल है ही नहीं। सच्चाई ये थी कि वो स्टोन्स के अंदर का डेटा देख सकता था। ये उसके एक और स्किल की बदौलत थी जो वो पिछली जिंदगी से लाया था, द आई ऑफ इनसाइट। एक सिस्टम पैनल ने समझाया कि ये लेजेंडरी स्किल उसकी आंखों को चीजों की असलियत देखने की पावर देता है। इस एबिलिटी का यूज करते हुए उसने कॉन्फिडेंटली एक स्टोन उठा लिया। वो जानता था कि एक रेगुलर सिल्वर वेपन की कीमत हंड्रेड्स या थाउजेंड्स एडवेंट कॉइन्स होगी, लेकिन अपने स्किल का यूज करके एक सस्ते स्टोन से उसे ढूंढ निकालना उसके जैसे कंगाल स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा फायदा था। सुमिंग के एक्शंस ने कुछ दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। उनमें से एक ब्लॉन्ड हेड लड़के ने उसे पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिसने अभी अभी जंगन ग्रुप के पावरफुल लोगों के साथ खेल कर दिया। वो लड़का और उसके दो दोस्त सुमिंग के पास आए, उसका मजाक उड़ाते हुए। ब्लॉन्ड लड़के ने एक कचरा स्टोन पकड़ने के लिए उसका मजाक उड़ाया, एक मेजर कॉर्पोरेशन से मुफ्त का सामान ठुकरा कर कबाड़ के टुकड़े पर जुआ खेलने की आइडिया पर हंसा। उन्होंने सुमिंग को बेवकूफ कहा, लेकिन सुमिंग बेपरवाह था। उसने उस ब्लॉन्ड बुली को यांग डिंग के रूप में पहचान लिया, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जो पिछली जिंदगी से याद करता था, जो जूनियर्स को बुली है के मजे लेता था। सुमिंग को यह सिचुएशन पेन लगी, तो उसने उनके साथ थोड़ा मजा करने का डिसाइड किया। वो शांति से यांग डिंग की तरफ मुड़ा और एक शर्त प्रपोज की, 5000 एडवेंट कॉइन्स की, कि वो स्टोन से एक सिल्वर रैंक वेपन निकाल सकता है। एक पल के सन्नाटे के बाद यांग डिंग और उसके दोस्त जोरदार हंसी में फूट पड़े। सुमिंग इडियट है। यांग डिंग ने उसका मजाक उड़ाया कि 99.99% चांस है कि स्टोन ट्रैश है, और वो आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला जो अपने पैसे बर्बाद करने के लिए इतना बेताब हो। सुमिंग ने बस रिप्लाई किया, जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। यांग डिंग ने तुरंत शर्त एक्सेप्ट कर ली और भीड़ इकट्ठी हो गई। सुमिंग ने डिक्लेयर किया कि वो स्टोन को अभी और यहीं खोलेगा, बुली को वार्न करते हुए कि पीछे मत हटना। यांग डिंग बस हंसा, तुम उन 5000 कॉइन्स की चिंता करो जो तुम हारने वाले हो। सबको देखते हुए सुमिंग ने अपना आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट किया। उसकी नजर बदल गई और उसे स्टोन के अंदर छिपी हुई चमकती हुई लाल तलवार दिखने लगी। एक कॉन्फिडेंट चिल्लाहट के साथ उसने स्टोन को तोड़ दिया। एक तेज लाल रोशनी टूटे हुए पत्थर से फूट पड़ी और एक पावरफुल स्वॉर्ड बाहर आ गई। यांग डिंग, उसके दोस्त और पूरी भीड़ बस पूरी हैरानी में घूरती रह गई जब सुमिंग ने शांति से वेपन को उसके मुट्ठे से पकड़ लिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ उसके नए वेपन को आइडेंटिफाई करते हुए। एक ब्लैक आयरन क्रिम्सन सोर्ड, एक लो ग्रेड सिल्वर वेपन जिसमें एक स्पेशल इफेक्ट था जिसे क्रिम्सन ड्रिंकर कहते हैं, जो अपने इस्तेमाल करने वाले को हील करने के लिए मॉन्स्टर्स का खून अब्सॉर्ब कर सकता था। उस सन्नाटे के बीच खड़े होकर सुमिंग ने अपनी नई तलवार को पकड़ा। एक अच्छा हथियार है। फिर उसने एक ठंडे पक्के इरादे के साथ सोचा कि ये नई तलवार आज रात रिन शाओ मैन के साथ डेट के लिए परफेक्ट रहेगी। यांग डिंग और उसके दोस्त सन्नाटे में खड़े थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सुमिंग ने स्टोन से एक सिल्वर रैंक वेपन निकाल लिया था। सुमिंग ने तलवार पकड़ते हुए कैजुअली रिमार्क किया कि यह बुरा नहीं है, खासकर इसकी लाइफ स्टील एबिलिटी। उसने नोट किया कि इससे आने वाले डंजन ट्रायल में उसे हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिस्टम पैनल ने कंफर्म किया कि वेपन एक सिल्वर रैंक ब्लैक स्टील सोर्ड है जिसमें +10% लाइफ स्टील है। जब यांग डिंग घबराहट में घूर रहा था, सुमिंग ने ब्लेड उसकी तरफ की, बुली को याद दिलाते हुए कि शर्त होती है और 5000 एडवेंट कॉइन्स अब उसके हैं। हारा हुआ यांग डिंग ने मनी ट्रांसफर कर दिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो चिल्लाया कि वो ये बेइज्जती नहीं भूलेगा। सुमिंग ने बस उसे एडवाइस दी कि आगे से ऐसी लापरवाह शर्तें मत लगाना। शॉप असिस्टेंट हैरानी में देखती रही कि सालों हो गए थे जब किसी ने उनके स्टोन्स से एक असली वेपन निकाला था। अपनी जीती हुई रकम से वो काउंटर पर एक म्यान के लिए वापस गया, पूछते हुए कि क्या 5000 कॉइन्स इनफ होंगे। सहमी हुई असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि हाँ। उसने एक गोल्डन ऑर्नेट सिल्वर रैंक स्कैबर्ड खरीदा जो वेपन ड्यूरेबिलिटी लॉस को 50% कम कर देता था। सुमिंग सैटिस्फाइड था। वो जानता था कि इससे तलवार की टूट फूट काफी कम हो जाएगी। जैसे ही उसने अपनी म्यान में रखी तलवार को पकड़ा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, पूछते हुए कि क्या वो वेपन मैनिफेस्टेशन नाम का हिडन फंक्शन एक्टिवेट करना चाहता है। उसने मना करने का डिसाइड किया, सोचते हुए कि अभी इसका टाइम नहीं आया है। एक मुस्कान के साथ उसने सोचा कि उसे अभी भी इस नए वेपन को लेना है और इसका रैंक बढ़ाना है। बाद में एक पार्क से गुजरते हुए सुमिंग अपनी सिचुएशन पर सोच रहा था। उसने माना कि सॉर्ड गॉड अवेकन करने के बाद उसके पास एक भी यूजेबल क्लास स्किल नहीं था, लेकिन उसकी क्लास एक इनक्रेडिबली पावरफुल प्राइमल टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन के साथ आई थी। ये यूनिक टैलेंट उसे किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार अपग्रेड करने देता था, जो उसकी मिथिक क्लास को उसके रैंक के लायक बनाता था। अपनी तलवार पकड़कर उसने इस पावर को टेस्ट किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया, यूनिवर्सल असेंशन एक्टिवेटेड। असेंशन सक्सेसफुल रहा और क्रिम्सन ड्रिंकर इफेक्ट हासिल हुआ। तलवार एक पावरफुल रेड ऑरा से ग्लो करने लगी। एक फाइनल नोटिफिकेशन ने वेपन का नया स्टेटस दिखाया, एक क्रिम्सन ब्लैक स्टील सोर्ड, हाई सिल्वर रैंक।
इसकी क्रिम्सन ड्रिंकर एबिलिटी बेहतर हो गई थी, जो कांटेक्ट पर टारगेट का खून ड्रेन कर सकती थी, और उसे एक नया स्किल मिला, ब्लड थर्स्ट, जो एक मॉन्स्टर को मारने के बाद 30 सेकंड्स के लिए सभी स्टैट्स में एक टेम्परेरी +5 बूस्ट देता था। सुमिंग अपग्रेड से खुश था। तैयारी पूरी होने के साथ उसने हिडन वेपन मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर दिया। कॉन्फिडेंट था कि अगले दिन का बिगिनर डंजन कोई चैलेंज नहीं होगा। उसी रात सुमिंग एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वो फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप के सामने खड़ा था, हाथ में अपनी नई तलवार लिए। रिन शाओमैन पहले से ही वहां थी। वो एक आकर्षक मुस्कान के साथ मुड़ी और उसका अभिवादन किया। तुम लेट हो गए, मजाक में कहते हुए। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बिना एक शब्द कहे सुमिंग ने अपनी तलवार उस पर घुमा दी। वो चिल्लाई और बड़ी मुश्किल से हमले से बची। तलवार कंक्रीट के किनारे में जा घुसी जहां वो खड़ी थी। वो हैरानी में घूरती रही। तुम ये क्या कर रहे हो? एक ठंडी स्थिर नजर के साथ सुमिंग ने उसे बताया कि वो रिवेंज लेने आया है। उसकी पिछली जिंदगी की एक दर्दनाक याद उसके सामने आ गई। उसकी मौत का पल, मरती हुई जिया याओ को पकड़ने, जब रिन शाओमैन बिना किसी पछतावे के देख रही थी। रिन शाओमैन हैरान और गुस्से में थी। उसने डिमांड की कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसे याद दिलाते हुए कि उसने अभी अभी उसके प्यार का इजहार एक्सेप्ट किया है। उसने अपना फोन ऊपर उठाया, मैसेज हिस्ट्री दिखाते हुए, जहां सुमिंग ने कहा था कि वो उसे लाइक करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे डेट करना चाहता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो उसे चोट क्यों पहुंचाना चाहता है। सुमिंग बस वहीं खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन सख्त और शांत था। उसने उसे एक ठंडी, जानकार मुस्कान के साथ देखा। उसने कहा कि हाँ, कन्फेशन के बारे में तुम सही हो, लेकिन वो पिछली जिंदगी में हुआ था। उसका दिमाग पीछे चला गया। उसे याद आया कि वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, जबकि वो सिर्फ एक अकेला अनाथ था। उसे फर्स्ट अवेकनिंग सेरेमनी के अगले दिन याद आया। उदास वो उसके पास आई थी और एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा था, तुम ठीक हो? उस दिन से उसे लगा कि उसे किसी का अफेक्शन मिल गया है। इसी वजह से उसने टेक्स्ट मैसेज से कन्फेशन किया। उनकी रोमांटिक डेट्स हुई और उनकी नजदीकियां बढ़ी। लेकिन वो खुशनुमा अतीत उस फोटोग्राफ की याद से चकनाचूर हो गया, जिसमें वो और जैंग टांग साथ थे, उसके सबसे बड़े धोखे का सिंबल। प्रेजेंट में वापस आकर सुमिंग का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और वो चिल्लाया, ये सब झूठ था। उसने गुस्से में उस पर इल्जाम लगाया, डिक्लेयर करते हुए कि मैं जैंग टांग के साथ तुम्हारी सारी गंदे कामों के बारे में सब जानता हूं और तुमने हमेशा से सिर्फ मेरा यूज किया है। रिन शाओमैन पूरी तरह सदमे में थी, हकलाते हुए तुम बकवास कर रहे हो, और उसके इल्जामों को झुठलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुमिंग रुकने वाला नहीं था। उसने कहा कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, और तुम्हारा यह शांत सुंदर रूप एक धोखा है। फिर वो आगे झुका, उसकी आवाज में जहर भरा था, और उसने कहा कि तुम्हारा असली रूप एक घमंडी बेशर्म इंसान के अलावा कुछ नहीं है। इस पर रिन शाओमैन का शांत स्वभाव पूरी तरह टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और उसने अपना नाटक बंद कर दिया। वो उस पर चिल्लाई, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, ऑर्फन कहीं के। उसने जहर उगलते हुए कहा कि अगर तुम्हारा टैलेंट कुछ कीमत का नहीं होता तो तुम्हें मुझसे बात करने का चांस भी नहीं मिलता। फिर उसने उसे धमकी दी, चिल्लाते हुए कि ना तो मैं और ना ही जैंग टांग तुम्हें मेरी बेइज्जती करने के लिए छोड़ेंगे। सुमिंग ने उसकी धमकियों का जवाब एक परवाह ना करने वाली मुस्कान से दिया। उसने उसे चैलेंज किया, ले आओ उसे, लेकिन सजेस्ट किया कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि ये छोटा सा मामला उसकी मेहनत से बनाई गई दूध की धुली पब्लिक इमेज को कैसे अफेक्ट करेगा। इस आखिरी ताने ने उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया। गुस्से से उबलते हुए उसने सुमिंग की तलवार, जो कंक्रीट में फंसी थी, उससे खींचकर उस पर हमला कर दिया। जैसे ही तलवार उसकी तरफ आई, सुमिंग ने सोचा, इसके काम बिल्कुल पिछली लाइफ जैसे हैं, लेकिन इस बार वो तैयार था। जैसे ही तलवार हमला करने वाली थी, ब्लेड से रेड एनर्जी की लतें फूट पड़ी, जिसने उसे बीच हवा में ही रोक दिया। रिन शाओमैन पूरी तरह हैरान रह गई। सुमिंग ने एक्सप्लेन किया कि उसे पता था ऐसा होगा, क्योंकि वो उसकी पीठ में छुरा घोंपने की आदत को जानता था। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसके वेपन की क्रिम्सन ड्रिंकर एबिलिटी के एक्टिवेशन को कंफर्म किया। रेड एनर्जी टेंड्रिल्स ब्लेड से निकली और रिन शाओमैन के चारों तरफ लिपट गईं। सुमिंग ने अपना जाल जाहिर किया, जिस पल मैंने तुम्हें अपने वेपन की एबिलिटी से टारगेट किया था, तुम्हारी किस्मत सील हो गई थी। वो ऊर्जा की लत आगे बढ़ी और सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। उसने दर्द की एक तीखी चीख मारी, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। जैसे ही वो जमीन पर ढेर हो गई, वो उसके ऊपर खड़ा हुआ और ठंडे से कहा कि ये उसने खुद ही अपने लिए चुना है। वो ऐलान करने वाला था कि ये उसके बदले की शुरुआत है, लेकिन उसने बात काट दी, चिल्लाते हुए कि वो जैंग टांग से उसे मरवा देगी। बेपरवाह सुमिंग ने बस अपनी तलवार को रिकॉल किया, जो डीमटेरियलाइज होकर उसकी इन्वेंट्री में चली गई। फिर वो मुड़ा और जाने लगा, उससे कहते हुए कि जाओ और जैंग टांग को बता दो कि वो जब चाहे मेरे पास आ सकता है। उसने डिक्लेयर किया कि आज का ये हमला मेरा रिश्ता तोड़ना था। जैसे ही वो उसे छत पर रोता हुआ छोड़कर गया, उसने सोचा कि इस तलवार ने उस लगाव को भी काट दिया जिसे उसने कभी बहुत संजो के रखा था।
बाद में उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। यह एकेडमी की तरफ से एक गिफ्ट था। मैसेज प्रिंसिपल वोंग की तरफ से था, जो उसे अवेकनिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और उसे बिगिनर डंजन के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए एक रिवॉर्ड पैकेज दे रहे थे। पैकेज में एक फोर्टिफिकेशन पिल, एक कॉम्बैट गियर पैकेज और 10,000 एडवेंट कॉइन्स थे।